हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक बार फिर से मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक जितना भी कुछ पढ़ाता है वो फ्री पढ़ाता है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपसे कभी ये बोला जाता है कि आप 2 वीडियो 4 वीडियो या 2 महीने पढ़ने के बाद इतना पैसा दीजिए आगे पढ़ने के लिए। चलिए, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे सरल रेखा के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रेखा के समीकरण के विविध रूप। इस पे कुछ उदाहरण भी होंगे। शुरुआत करेंगे, यहां देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह रेखा के समीकरण निकाले जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने यह देखा है कि रेखा के समीकरण अलग अलग तरीकों से निकालने के अलावा हम लोग कक्षा 10 में, कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि एक रेखा 2 बिंदुओं से होकर जाती है और अगर वो 2 बिंदुओं से होकर जाती है तो हमें 2 चीजें वहां से पता चलती है। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं के बारे में, अगर ये बिंदु x1, y1 है, अगर ये बिंदु x2, y2 है, तो एक तो आप निकालते हैं यहां पर प्रवणता m, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। m निकालने का तरीका y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, इसे कहा जाता है m को प्रवणता। अब यह प्रवणता दूसरे तरीके से भी निकाली जा सकती है। अगर यही रेखा धनात्मक x के साथ थीटा डिग्री कोण बनाती है तो m का मान tan थीटा भी होता है। अब इसका प्रयोग बहुत होने वाला है समीकरण में। किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक, या तो 2 बिंदु रेखा पर हो। अगर रेखा पर आपको 2 बिंदु दिए हो तो आप उसका समीकरण निकाल सकते हैं। आपने सिर्फ प्रवणता निकालना सीखा है, ठीक है। 2 बिंदु रेखा पर दिए गए हो, अगर ये दिया हो तो सुनना ध्यान से, या तो ये दिया गया हो। दूसरा उसकी प्रवणता एवं एक बिंदु रेखा पर दिया हो। अब देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन सा रूप है, ठीक है। एवं एक बिंदु दिया हो, मतलब अगर आपको रेखा का समीकरण निकालना है तो या तो आपको रेखा पर स्थित 2 बिंदु पता होने चाहिए या फिर आपको एक बिंदु और रेखा की प्रवणता पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है तो आप रेखा का समीकरण बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 1 बाय 1 अपन सारे समीकरणों के बारे में बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले समीकरण के साथ। डन। तो इस समीकरण में यहां 2 स्पेशल तरह की रेखाएं हैं जिन्हें क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहा जाता है। क्षैतिज रेखाएं वो रेखाएं जो x अक्ष के समांतर होती है। अगर मैं क्षैतिज रेखाओं के बारे में बात करूं जिनको आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, तो ये रेखाएं x अक्ष के समांतर होती है। दूसरी आती है ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। अब ये नाम याद करने से बढ़िया है आप इसको वर्टिकल याद कर लो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ये रेखाएं, जैसा कि क्षैतिज रेखा x अक्ष के समांतर है, ये रेखाएं y अक्ष के समांतर होती है। तो दिखने में ये रेखाएं कैसी होगी? तो देखिए, दिखने में अगर मैं क्षैतिज रेखाओं के बारे में बात करूं, ये अपना x अक्ष है, ये y अक्ष है। क्षैतिज रेखाएं x अक्ष के समांतर रेखाएं होती है। ऐसी सारी रेखाएं क्षैतिज रेखाएं कही जाती है। क्या कही जाती है? क्षैतिज रेखाएं। अब क्षैतिज रेखाओं के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इनको अपन 1 बाय 1 नोट कर लेते हैं। पहला केस, ये x अक्ष के समांतर होती है तो अपन ने देख लिया। ये रेखाएं x अक्ष के समांतर होती है तो इन पर, ठीक है, ध्यान से रोकना, यहां पर इन रेखाओं पर y का मान
सदैव समान होता है। y का मान सदैव समान होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक क्षैतिज रेखा है, इतनी सारी हटा के अपन एक रेखा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा है ऐसी, इस बिंदु पर आपको पता चला कि ये बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु है x1 है, और या x1 की जगह 10 ले लेते हैं, y का मान 5 है। तो ये बिंदु आपको पता चला इस रेखा पर 10,5। अगर आपको ये पता है कि ये रेखा एक क्षैतिज रेखा है, मतलब ये रेखा x अक्ष के समांतर है, तो इस केस में इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे, मतलब रेखा पर तो अनंत बिंदु होंगे, उन सभी बिंदु पर y का मान 5 ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है। क्या है कि यहां पर आप जो भी बिंदु लिखोगे सबका मान y का मान 5 ही रहेगा। इसके पहले बिंदु लिखोगे तो वो 8,5 आएगा, इसके बाद लिखोगे तो वो 12,5 आएगा, ऐसे बिंदु मिलते चले जाएंगे। इसीलिए इनका जो समीकरण है वो बड़े आसानी से लिखा जा सकता है। कैसे? इनका जो समीकरण है उसको लिखा जाता है y बराबर k। y बराबर k इस रेखा का समीकरण है। कैसी रेखा? क्षैतिज रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो अगर y बराबर k है, जैसे मान लीजिए y बराबर 3, जहां k एक वास्तविक संख्या है ना, ये चर नहीं है, अचर है। अगर मान लीजिए y बराबर 3, तो y बराबर 3 एक ऐसी रेखा है जो x अक्ष के समांतर है। अब यहां एक छोटी सी बात और भी है, ठीक है। इसमें आप एक बिंदु पर ऑटोमेटिकली आपको दिया जाता है, इस रेखा पर एक बिंदु सदैव होता है और वो बिंदु होता है 0,k। मतलब ये रेखा सदैव 0,k से पास करेगी। जैसे अगर y बराबर k है तो ये 0,3 से पास करेगी ही करेगी। जैसे मान लीजिए रेखा है y बराबर 3, तो ये 0,3 से गुजरेगी। y बराबर 10 तो वो 0,10 से गुजरेगी। y बराबर -3, अगर y बराबर -4 है मान लीजिए, तो ये रेखा 0,-4 से गुजरेगी। इस तरह से आप इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपको यहां ये बात समझ में आई है? डन है क्या? ये क्षैतिज रेखाएं हैं, ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइंस के बारे में बात करते हैं। इनका समीकरण भी वैसा ही है। ये रेखाएं y अक्ष के समांतर होती है, पहली बात तो, ठीक है। कैसी होती है सर जी? ऐसी होती है, ठीक। और इन रेखाओं पर y का मान सदैव समान होता है, तो उन रेखाओं पर क्या रहेगा? x का मान समान, x का मान समान, सम्मान नहीं लिख देना, समान लिखना है, ठीक है। x का मान सदैव समान होता है, मतलब अगर इस बिंदु के यहां पर x का मान 1 है तो यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। दूसरा, इन रेखाओं का जो समीकरण होता है वो भी बड़ा आसान है। समीकरण होता है x बराबर h, मान लेते हैं। कितना? x बराबर h। मतलब अगर मान लीजिए ये रेखा है एक x बराबर, या अपन ने लिखा एक रेखा है x बराबर 3, तो x बराबर 3 का मतलब है ये एक ऐसी रेखा है जो यहां से, मतलब ऐसी रेखा है जो y अक्ष के समांतर है। ये y है, ये x है, और ये कहां से गुजरेगी? ये गुजरेगी यहां से h,0 से। h,0 मतलब ये वाला बिंदु 3,0। फटाफट नोट करो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। डन है? चलो, कर लिया नोट? अगर नोट कर लिया है तो अपन बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अक्षों के समांतर। उदाहरण आपके सामने है, और -2,3 से जाने वाली रेखाओं का समीकरण निकालिए। अब देखिए भाई साहब, सवाल ऐसा है, -2,3 को पहचानना उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। ये 1 है, ये 2 है ऋणात्मक दिशा में, धनात्मक में ये 3 है, तो यहां पर कहीं -2,3 होना चाहिए। अक्षों के समांतर होने का मतलब कितना है? ये -1 है, ये -2 है, ये 2 और 3 है। अक्षों के समांतर मतलब एक रेखा ऐसी, दूसरी रेखा ऐसी। ये L1 कह दो और ये L2 कह दो। तो क्या आप L1 L2 का समीकरण निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखो L1 का समीकरण, देखो यार,
L1 x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y बराबर k। ये k कहां से निकलता है? इस रेखा पर स्थित जो भी एक भी बिंदु मिल जाए और उसका y निर्देशांक जो है वही k होता है, तो y बराबर 3। क्योंकि आपको पता है कि अगर यहां y का मान 3 है तो इस रेखा पर सदैव y का मान 3 ही रहेगा अगर ये रेखा x अक्ष के समांतर है। तो दूसरा L2 का समीकरण। अच्छा, L1 का समीकरण क्यों लिखा? क्योंकि L1 एक क्षैतिज रेखा थी, L2 एक ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइन है। इसका समीकरण ये होगा x बराबर h। h का मतलब इस बिंदु, इस रेखा पर अगर आपको एक भी बिंदु ऐसा मिल जाए जो इस रेखा पर स्थित है, उसका x निर्देशांक h होता है। ये -2 ले लो या ये -2 ले लो, x बराबर -2। तो ये L2 का समीकरण है। सिंपल सिंपल। प्रश्न नंबर 6 समाप्त। अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। पहला रूप है बिंदु ढाल रूप। यहां पर इस तरह की रेखा का समीकरण निकालने के लिए या इस तरह की चीजों में अगर आपको रेखा का समीकरण निकालना है तो आपको दो चीजें दी जाती है, 1 बाय 1। पहला दिया जाता है एक बिंदु, दूसरा दिया जाता है ढाल। ढाल मतलब प्रवणता, प्रवणता मतलब m। ये दिया जाता है ना, ये दिया होता है, दिया होता है प्रश्न में। बिंदु ढाल रूप के अंदर आपको एक बिंदु और एक और रेखा की ढाल दी जाएगी। जैसे मान लो आपको कहा जाए कि यह एक रेखा है जो कि बिंदु x1, y1 से गुजर रही है और साथ ही साथ इसकी ढाल m है। यह आपको दिया रेखा में। तो समीकरण बड़ा सिंपल है और बड़ा आसान भी। इसको डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है, बस याद करने की आवश्यकता है। समीकरण जो है वो लिखा जाएगा, आप इस रेखा पर कोई भी बिंदु मान लीजिए, समीकरण का मतलब है यहां x और y दोनों होना चाहिए। तो समीकरण जो होता है वो होता है x माइनस x1 बराबर m गुणा y माइनस y1। यह है एक बिंदु और ढाल पता होने पर समीकरण। x में से x1 को घटा दो, y में से y1 को घटा दो। अगर आपको इसको सिद्ध करना है तो बड़ा सिंपल है। इस रेखा पर कोई भी एक बिंदु ले लो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, x, y। x, y क्यों लिया गया? कारण क्योंकि x और y दो अचर राशियां हैं। इस रेखा पर स्थित अचर राशियों में एक संबंध को ही समीकरण कहा जाता है। तो हमें x और y के बीच में संबंध निकालना है कि आपको पता है कि मान लेते हैं ये बिंदु भी हमें पता था x, y, तो जो m था वो बड़ी आसानी से निकलता। m का मतलब क्या? इसे y माइनस y1 बटा x माइनस x1 लिख दो। क्यों? क्योंकि ये दो बिंदु आपने माने की रेखा पर स्थित है, उसमें एक चर बिंदु है, एक अचर बिंदु है ना। एक बिंदु घूम रहा है, एक बिंदु स्थिर है। तो आपने यहां से y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1 लिख दिया। फिनिश। यह पहला समीकरण है बिंदु ढाल रूप, जिसकी मदद से आप एक रेखा का समीकरण निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है अगला प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। उदाहरण नंबर 7, -2, 3 से जाने वाली तथा -4 ढाल रूप के रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको क्या क्या दिया है देखो। एक बिंदु दिया है x1, y1, यह है -2, 3 और m का मान ढाल मतलब -4 दिया है। मैंने आपसे कहा था कि रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको दो चीजें दी जाएगी, एक बिंदु, उसकी ढाल, या दो बिंदु। जितने भी रूप हैं वो सारे इन्हीं के आसपास घूमते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो समीकरण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हम लिख देंगे बिंदु ढाल रूप से, है ना। रूप बताना कि कौन सा रूप लगा रहे हो ना, बिंदु ढाल रूप से। हमें सवाल में लिखना पड़ेगा कि हम कौन से रूप का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि अपन ने अभी यही पढ़ा है तो अपन इसके बारे में बात करेंगे। y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1।
तो y के बारे में जानकारी नहीं है, y1 का मतलब तो 3 है, m गुणा मतलब -4, x के बारे में जानकारी नहीं है और ये -2 होना चाहिए। तो क्या y -3 बराबर -4x + 2 होगा या y -3 बराबर -4 - 8 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 4x को इधर ले आइए, y को रहने दीजिए, 8 को इधर लाओगे तो ये आपका समीकरण जो है इस रेखा का समीकरण हो जाएगा। और यही आपको निकालना था। x और y में एक संबंध यही है, ठीक है, कि x का 4 गुना y में जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। डन। तो ये पहला सवाल है जिसमें आपने देखा कि रेखा का समीकरण ऐसा होता है। आप कक्षा 10 में ऐसी रेखाओं को आरेख बनाकर देख चुके हैं। कक्षा 10 में रेखा बनती थी सीधी, अब वो जैसी बनती थी वो बात अलग है। क्लियर है ना? हाँ, अगर मैं आपको यहां 2 चीजें नोट करा देता हूं, आपको ध्यान रखना है, बस नोट आप कर लेना। मैंने हालांकि बताया भी था कि यदि m धनात्मक है, m ऋणात्मक है, मतलब 2 चीजें हो सकती है। m शून्य के अपन डिस्कस कर चुके हैं। यदि किसी भी समीकरण में m का मान धनात्मक है और m का मान ऋणात्मक है, ये y अक्ष को हटा दो, अभी इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। अगर m धनात्मक है तो रेखा का समीकरण ऐसा बनेगा, मतलब रेखा का जो फोटो है वो ऐसा बनेगा। अगर m ऋणात्मक है तो इसका फोटो ऐसा बनना चाहिए, ठीक, मतलब ऐसा और ऐसा। चलो, तो इतना ठीक है, इतना ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नहीं, अगले रूप की तरफ। रूप रेखा का 2 बिंदु रूप। अब देखो, मैंने कहा था कि एक बिंदु ढाल पता हो या 2 बिंदु पता हो, तो अब आपको 2 बिंदु दे दिए हैं रेखा पर स्थित, कोई भी 2 बिंदु x1, y1 और x2, y2। आपको इस रेखा का समीकरण निकालना है जिस पर 2 बिंदु दिए गए हो। तो देखो यार, आपने माना कि रेखा की ढाल m है, ठीक है, माना रेखा की ढाल m है, पहले तो ये मान लिया। अब इस रेखा पर ध्यान से देखो, 2 बिंदु स्थित है। अगर आपको ढाल पता चल जाए तो बिंदु ढाल रूप से आप रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिंदु ढाल रूप में आपको एक बिंदु चाहिए, एक प्रवणता चाहिए। बिंदु यहां 1 की जगह 2 है, हम बड़े खुश, हमको तो 1 ही चाहिए था। ढाल निकल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो क्या आपको पता है कि ढाल को निकालने में आप महारत हासिल कर चुके हैं? यस सर, करेक्ट करेक्ट। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि बिंदु ढाल रूप लगा दो इस रेखा को निकालने के लिए, तो बिंदु ढाल रूप से क्या मैं लिख सकता हूं? रेखा का समीकरण हो जाएगा y - y1 बराबर m गुणा x - x1। अब ये m तो दिया ही नहीं था, m हमने निकाला, तो अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं ना, y - y1 बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1 गुणा x - x1। और इसे ही कहा जाता है 2 बिंदु रूप। कितना? 2 बिंदु रूप। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? क्या है ये सर? ये है 2 बिंदु रूप, जहां पर 2 बिंदु दिए हों तो सीधा सीधा ये सूत्र लगा सकते हो। अगर ये सूत्र याद नहीं हो तो कुछ नहीं, बिंदु ढाल रूप लगाना है m निकाल के। दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि यार सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिंदु लेना है? तो आपने अगर x1 y1 की जगह ये बिंदु लिया है तो आप x2 y2 भी ले सकते हैं। मतलब यहां पर x1 y1 की जगह x2 y2 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है ना? मतलब आपको एक बिंदु लेना था, दोनों में से जो मर्जी करे वो ले लो। डन। तो ये हुआ आपका 2 बिंदु रूप, जिसके अंदर आपने 2 बिंदुओं की मदद से रेखा का समीकरण निकाला है। चलिए देखते हैं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है।
दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपने माना कि आपको जो दो बिंदु दिए हैं उसमें पहले बिंदु को x1, y1 मान लिया जाए, तो यह मिलेगा 1, -1। दूसरे बिंदु को x2, y2 मान लिया जाए, तो यह मिलेगा 3, 5। इतना है, बिल्कुल है। अब आपने x1, y1, x2, y2 तो निकाल लिया। ये निकालने के बाद आपको पता चला कि आपको दो बिंदु दिए हैं, तो रेखा का समीकरण किस रूप से? दो बिंदु रूप से। क्यों भाई साहब? क्योंकि यहां दो बिंदु दिए हैं इसलिए। तो दो बिंदु रूप से आप समीकरण निकालेंगे। दो बिंदु रूप क्या कहते हैं? वो कहते हैं y में से y1 को घटा दीजिए, फिर y2 में से y1 को घटा दीजिए, x2 में से x1 को घटा दीजिए, और फिर x में से x1 को घटा दीजिए, गुणा कर दीजिए। यही है। तो y माइनस y1, तो y माइनस -1 बराबर y2 माइनस y1, 5 माइनस -1, x2 माइनस x1, 3 माइनस 1, x माइनस x1, x माइनस x1 मतलब x माइनस 1। तो ये मिला y प्लस 1 बराबर 5 माइनस -1 6 और 3 माइनस 1 2, तो 6/2 x माइनस 1, जिसे आगे बढ़कर लिखा जा सकता है y प्लस 1 बराबर 3 गुणा x माइनस 1। और सरल करें, y प्लस 1 बराबर 3x माइनस 3, या फिर y को उधर भेज दो, है ना। मतलब मुख्यतः जब रेखा को लिखा जाता है ना, तो जो x का गुणांक होता है उसे धनात्मक लिखा जाता है। मतलब इस रेखा को आप ऐसे भी लिख सकते थे, y माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0, या फिर माइनस 3x प्लस y प्लस 4 बराबर 0। लेकिन अमूमन मतलब जनरल प्रैक्टिस में x का जो गुणांक है वो धनात्मक लिखा जाता है। इससे कई बार कैलकुलेशन आसान होते हैं, तो हमने y को उधर पहुंचाया। ठीक, डन। तो ये दूसरा समीकरण, दूसरी तरह की रेखा, बिंदु प्रवणता रूप, बिंदु या दो बिंदु रूप और बिंदु ढाल रूप अपन ने देख लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ढाल अंतःखंड रूप, ये क्या है? इसमें ये वास्तव में ये केस है जहां एक बिंदु और ढाल दिए हो। अब ढाल अंतःखंड रूप का मतलब देखो क्या है। सबसे पहले एक तो दी हो ढाल, ठीक है, क्या दी हो? ढाल दी हो, ठीक है। ध्यान रखना क्या क्या दिया गया है यहां पर, ठीक है। दिया है यहां पर क्या क्या? ढाल पहली चीज, दूसरी y अक्ष पर अंतःखंड। ये क्या है? इसके बारे में तो आपने बताया नहीं, हमने पढ़ा भी नहीं। तो सरल है, बहुत सरल है। अगर कोई रेखा ऐसी निकल जाती है, भले वो कहीं भी कट करे y अक्ष को, ये एक बिंदु को x अक्ष पे कट करेगी, दूसरे को y अक्ष पे कट करेगी। तो अगर मान लेते हैं ये B बिंदु पर y अक्ष को कट करेगी, जिसके निर्देशांक 0, c है, इसे ही y अंतःखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है y अंतःखंड। मतलब आपको दिया हो एक रेखा, और एक मतलब उस रेखा की प्रवणता, और दूसरा y अंतःखंड, मतलब वो रेखा y अक्ष को कहां काटेगी। तो मान लेते हैं y अक्ष को काटेगी तो x का मान तो 0 होगा, y का मान वहां c मान लिया। तो एक बात बताओ यार, ये तो पहला वाला केस हो गया जहां एक बिंदु दिया हो, भले ये बिंदु y अंतःखंड है, और प्रवणता दी हो। यही होगा ना, बिंदु दिया हो और प्रवणता दी हो, प्रवणता बिंदु। तो अपन निकाल सकते हैं इसका समीकरण बिंदु ढाल रूप से, है ना। हम कौन सा लगाएंगे? यहां पर भी मैं लगाऊंगा बिंदु ढाल रूप।
बिंदु ढाल रूप का मतलब है क्या होता है सर जी? ये होता है y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। देखो x1 y1 नहीं दिया है, m तो दिया है। अरे x1 y1 का मतलब क्या? x1 y1 का मतलब रेखा पर स्थित एक बिंदु जो कि अभी 0, c है। तो यहां से y माइनस c बराबर m x माइनस 0 या y माइनस c बराबर mx या y बराबर mx प्लस c, और ये समीकरण को रेखा का बिंदु ढाल रूप कहा या ढाल अंतःखंड रूप कहा जाता है। ये कौन सा है? ढाल अंतःखंड रूप। और ये काफी काम में आएगा। मतलब आपको जितने सवाल मिलने हैं उनमें अधिकतर सवालों में या जितने कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हो अधिकतर कॉन्सेप्ट में रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c लिखोगे। तो सर क्या वहां पर हमेशा c दिया जाएगा, m दिया जाएगा? नहीं नहीं, एक रेखा को आप अलग अलग समीकरणों में बदल भी सकते हो। मतलब बिंदु ढाल रूप को मैं दो बिंदु रूप में बदल सकता हूं, ठीक है, पर वो थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा अगर बिंदु ढाल रूप दिया हो तो मैं उसको ढाल अंतःखंड रूप में बदल सकता हूं, ढाल अंतःखंड को बिंदु ढाल में बदल सकता हूं। यह कहानी खैर बात की है, पर यहां मुद्दे की बात ऐसी है कि यह हुआ ढाल अंतःखंड रूप। ठीक, ढाल अंतःखंड रूप y बराबर mx प्लस c। जितनी भी रेखाएं हैं दुनिया में अधिकतर रेखाओं का समीकरण इसी तरह लिखा जाता है, y बराबर mx प्लस c। चलिए ये तीसरा समीकरण का रूप है। देखिए उन रेखाओं के समीकरण लिखिए जिनके लिए tan थीटा बराबर 1/2, जहां थीटा रेखा का झुकाव है, मतलब आपको प्रवणता 1/2 दी है। tan थीटा बराबर 1/2 देने का मतलब क्या है? अगर आपको बोले कि tan थीटा बराबर 1/2 है तो tan थीटा बराबर 1/2 देने का मतलब है थीटा बराबर, या थीटा नहीं, m बराबर 1/2। प्रवणता जो है वो 1/2 है दोनों प्रश्नों में। अब पहला प्रश्न बोला है कि y अंतःखंड -3/2 है। -3/2। तो और m का मान कितना? m का मान 1/2। तो क्या आप यहां से बोल सकते हैं कि m का मान तो 1/2 है, y अंतःखंड कितना होता है? 0, c, मतलब c का मान -3/2। तो लगा दो यार, ढाल अंतःखंड रूप y बराबर mx प्लस c, यही होता है। y बराबर 1/2x प्लस -3/2। 2 का लघुत्तम लेके इधर पहुंचा दो तो 2y बराबर x माइनस 3। ये रहा समीकरण, फिनिश। अब पता है ये ढाल अंतःखंड रूप में बढ़िया, मतलब ढाल अंतःखंड रूप से हमें m बड़ी आसानी से पता चल जाता है। जैसे अगर आपको दिया जाए एक रेखा, उदाहरण के लिए, अभी अगले वाले को करते हैं, चिंता की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए कि एक रेखा है 4y प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। आपसे बोला जाए कि इस रेखा की प्रवणता निकालिए। हालांकि इसका भी एक शॉर्टकट सूत्र है, देखने की कोशिश करेंगे व्यापक रूप में, लेकिन आपको इस रेखा की प्रवणता निकालनी है। एक रेखा की प्रवणता सदैव समान रहती है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 4y बराबर -3x प्लस 1, या y बराबर -3/4 x प्लस 1/4। अब इतना लिखने के बाद आप बोल सकते हैं इस समीकरण से तुलना करने पर कि m का मान -3/4 है, मतलब इसकी जो प्रवणता है वो -3/4 है। और अगर कोई पूछे कि x अक्ष को या y अक्ष को कहां कट करेगी, तो y अक्ष को जहां पर भी कट करेगी वहां पर c का मान 1/4 होगा, तो 0,1/4, बात खत्म। हालांकि m ऋणात्मक है, अगर m ऋणात्मक आता है तो रेखा ऐसी हो जाती है। अपन ने देखा ना, m ऋणात्मक होने पर रेखा ऐसी हो जाती है, m धनात्मक पर रेखा ऐसी जाती है। तो ये आपका प्रश्न है, ये y अक्ष होना चाहिए क्योंकि 0,1/4 है। डन। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल बोल रहा है कि m तो अभी भी 1/2 है। दूसरा प्रश्न क्या है कि भाई साहब m तो अभी भी 1/2 है, पर x अंतःखंड जो है
वो 4 है। अरे x अंतःखंड 4 है मतलब रेखा पर 4,0 स्थित है। रेखा पर एक बिंदु जो है वो कितना है, 4,0। x अंतःखंड 4 होना मतलब x अक्ष पर ये 4 लंबाई का अंतःखंड बनाती है धनात्मक x के साथ, इतना। ठीक है, तो ये 4,0 होगा। तो लिख दो बिंदु मतलब बिंदु ढाल रूप से लिख सकते हैं इसको तो कि y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। तो y माइनस 0 बराबर m गुणा x माइनस, m का मतलब 1/2, x माइनस 4। तो y बराबर x/2 माइनस 2 है ना, या फिर ये 2 को इधर गुणा कर दो तो 2y बराबर x माइनस 4। ये इस रेखा का समीकरण है। ठीक है, तो हमें वास्तव में जितने भी समीकरण आपने अभी तक देखे वो 2 ही तरह से बने थे, या तो रेखा पर 2 भिन्न भिन्न बिंदु दिए हो, या फिर एक बिंदु और प्रवणता दी हो। आने वाले सवालों में भी अच्छा 2 भिन्न बिंदुओं में भी सेम ही कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था कि वहां पर भी प्रवणता निकाल के रख दिया बस, और कुछ नहीं किया। जब आपने ढाल बिंदु रूप पढ़ा और 2 बिंदु रूप पढ़ा तो ढाल बिंदु से 2 बिंदु रूप को बनाने के लिए आपने m का मान निकाल दिया दोनों बिंदु से, और क्या किया था, कुछ नहीं। खैर, प्रश्न नंबर 9 समाप्त। अंतःखंड रूप थोड़ा अच्छा है। अंतःखंड रूप का मतलब है कि मान लीजिए एक रेखा है जो x अक्ष और y अक्ष को a, b पर या यहां पर a, 0 पर काटती है और ये 0, b पर काटती है। a और b धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं, जीरो नहीं होंगे। ठीक है, यहां पर a और b दोनों कभी भी जीरो नहीं है। तो अगर एक रेखा है जो इन दोनों बिंदुओं पर काटती है तो हम अंतःखंड रूप का प्रयोग करते हैं। किसका? अंतःखंड रूप का। अब अंतःखंड रूप को निकालने के लिए क्या आप बोल सकते हैं, मतलब ये एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्यों है? क्योंकि सर 2 बिंदु तो यहां पता है, हम समीकरण वैसे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अंतःखंड रूप काफी अच्छे से आपको एक मतलब बढ़िया सी ट्रिक मिल जाएगी। देखो, अगर आप यहां पर एक बिंदु लेते हैं x1, y1, इस बिंदु का नाम आपने दे दिया a, 0, ये x अंतःखंड है। y अंतःखंड x2 माइनस y2 या x2, y2, ये है 0, b। तो क्या आप रेखा का समीकरण निकालने के लिए इंटरेस्टेड हैं? बिल्कुल है। क्या मैं यहां पर 2 बिंदु रूप का प्रयोग करूं, मतलब ढाल या अंतःखंड रूप को लाने के लिए आप 2 बिंदु रूप का प्रयोग कीजिए। 2 बिंदु रूप क्या कहता है कि आपने y में से y1 को घटाया, फिर y2 में से y1 को घटाया, फिर x2 में से x1 को घटाया, और फिर x में से x1 को घटाया। यही था 2 बिंदु रूप। y में से y1, तो y1 तो 0 है, y2 b है, y1 0 है, x2 0 है, ये a है, और ये x माइनस a है। देख लो, ठीक ठीक, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो देखो, ये तो बना y बराबर माइनस b बटा a, x माइनस a। ये a को सब दूर गुणा कर दो। ठीक है, तो अगर a को यहां गुणा किया तो ये मिला ay बराबर माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब x वाली चीज को इधर ले आओ। ठीक है, तो ये बचेगा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए बी। पूरे समीकरण को ए बी से भाग दे दो, पूरे समीकरण को ए बी से भाग दे दो, मतलब a गुणा b से, तो यहां a से a कट जाएगा। क्या मैं करेक्ट हूं? नहीं, करेक्ट नहीं, थोड़ा उल्टा कर दिया अपन ने, उल्टा लिख दिया। x के आगे b था, y के आगे a था, तो bx प्लस ए वाई। अगर पूरे समीकरण को a b से भाग दिया तो x वाले में b से b कट जाएगा, x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। और ये है आपका अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा रूप? अंतःखंड रूप। ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बढ़िया भी। क्यों? क्योंकि अगर आपको x अक्ष तथा y अक्ष को काटने वाले 2 बिंदु दिए हो, आपको दिया हो कि यहां पर और यहां पर ये दोनों बिंदु आपस में एक दूसरे को, मतलब रेखा x अक्ष तथा y अक्ष को इन 2 बिंदुओं पर काटती है, तो बड़ा सरल है यार फिर तो। क्यों?
x बटा ए y बटा b। जैसे आपको कोई बोले कि एक रेखा है जो 3,0 तथा 0,-4 से गुजरती है, तो समीकरण निकालो। x के आगे x वाला प्लस y के नीचे y वाला बराबर 1, खत्म समीकरण, सिंपल। अगर कोई बोले कि एक रेखा 1,2 से जाती है तो x बटा 1 प्लस y बटा 2 बराबर 1, फिनिश। तो फटाफट इस सवाल को आपको हल करके दिखाना है। एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से तथा y अक्ष से क्रमशः इतना अंतःखंड बनाती है। मतलब ये जो रेखा है वो x अक्ष को -3 मतलब -3,0 पर काटेगी, y अक्ष को 2 मतलब 2,0 पर काटेगी, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करूं तो आपको इस रेखा का समीकरण निकालना है। फटाफट कमेंट करो क्या जवाब आएगा। तो यहां पर मैंने लगाई इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब बिंदु या अंतःखंड रूप। x के नीचे -3, y के नीचे 2 बराबर 1। अब इसका लघुत्तम अगुत्तम लेकर अगर हल करना हो तो ठीक है, नहीं करना हो तो भी ठीक है। यह इस रेखा का समीकरण है, समाप्त। चलिए यार, अब अच्छा समीकरण निकालना आप सीखे हो। कक्षा 10वीं में रेखा दी हुई थी, उस पर आप बिंदु निकालते थे। अब बिंदु दिए हैं, समीकरण निकालिए, है ना। कक्षा 10 में समीकरण दिए हुए थे। ये एक अलग चीज है जो हमने जो पढ़ा है, मतलब हमने ये पढ़ा था कि 2 बिंदु दिए हो या एक बिंदु और ढाल दी हो, उससे ये थोड़ा सा अलग है। हालांकि आता उसी तरीके से है, लेकिन आपको थोड़ा अलग लगेगा। अलग ऐसे लगेगा जैसे आपको पता चले कि आपके पास एक y अक्ष और एक x अक्ष है जो खाली बैठे हुए हैं अभी तक। अब आपने सोचा कि एक रेखा है जो ऐसे निकल गई है, ना तो इस रेखा की प्रवणता पता है, ना रेखा पर बिंदु पता है, ना रेखा के अंतःखंड पता है, कुछ भी नहीं पता है। मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है रेखा के बारे में, कुछ भी नहीं। आपको 2 अलग अलग चीजें पता है। क्या पता है कि एक तो यहां एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मूल बिंदु। मूल बिंदु को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो हर चीज के पास जा सकता है बड़ी आसानी से। तो वो इस रेखा के पास गया और इसको बोला कि देखो यार, तुम पर अगर मैं एक लंब डालता हूं, ठीक है, ऐसा, तो ये मान लेते हैं ये बिंदु M पर इसको काटता है और ये इस पर एक लंब है। इतना क्लियर है। अगर आपको क्या क्या दिया हो, ये बात ध्यान रखना, क्या क्या दिया रहे। दिया है यहां पर क्या क्या। पहला, O से M की दूरी, इसे लंबवत दूरी कहा जाएगा और ये सदैव धनात्मक होगी क्योंकि दूरी धनात्मक होती है। और ये जो दूरी है ये P के बराबर है, ठीक है। ये दूरी किसके बराबर? P के बराबर है। और दूसरा, ये जो P है वो x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है। ध्यान से सुनना, ये जो P है वो x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है। यहां पर कहीं पर भी इस रेखा का x अक्ष के साथ कोण मेंशन नहीं किया गया है। ध्यान से सुनना, क्या आपको ये कोण पता है? नहीं पता है। आपको ये लंब का कोण पता है, ठीक है। तो अगर ये बिंदु A है तो आपको, और ये बिंदु B है, तब आपको दिया गया है दूसरी चीज AOM, जो कि अल्फा कोण के बराबर है। P लंबवत दूरी है, ध्यान रखना, P क्या है? लंबवत दूरी है, ठीक है। और चूंकि ये लंबवत दूरी है, ये सदैव धनात्मक है। ऐसा तो नहीं है कि ऋणात्मक है। मान लिया कि P ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। अगर P शून्य हो जाएगी तो कोण कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सही है, P जो है वो धनात्मक क्वांटिटी है। डन। अब इसका समीकरण थोड़ा अजीब है, ठीक है, और इसे याद रखना है आप लोगों को बहुत समय तक। समीकरण, इस समीकरण का जो नाम दिया जाता है वो है लंब रूप। कौन सा? लंब रूप। मतलब रेखा का लंब रूप निकालने का मतलब है कि आपको रेखा की मूल बिंदु से लंब दिया गया है, लंब की दूरी दी गई है, और वो लंब कोण कितना बनाता है ये दिया गया है। तो यहां से समीकरण मिलेगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर P, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा।
ये समीकरण जो है वो डिफरेंट है बाकी समीकरण से। वहां बिंदु दिए हुए थे वो रेखा पर थे, ढाल दी हुई थी वो रेखा की थी। यहां ना तो मतलब ना तो कोण रेखा का है ना लंबाई रेखा की, लंबाई तो रेखा की है लेकिन कोण जो है वो लंब का है। तो यहां पूरा खेल जो रचाया वो इस लंब ने रचाया। अगर आपसे बोले कि चलिए इतना तो ठीक है, इस रेखा की प्रवणता निकाल के दिखाइए, तो प्रवणता के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। प्रवणता के लिए मतलब ये हो चुका है कंप्लीट, आपको ये कोण निकालना होगा अगर आपको पता चल जाए तो, जो कि बड़ा आसान है। अगर ये कोण अल्फा है, ये 90 डिग्री कोण है, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकालोगे तो ये कोण 90 माइनस अल्फा आएगा। तो थीटा जो होगा वो होगा 180 में से आप 90 माइनस अल्फा घटा दो, तो यहां से थीटा जो कोण होगा वो 90 प्लस अल्फा होगा। एक बात। दूसरी बात, ये अल्फा कोण 0 से 90 के बीच हो सकता है, 90 से 180 के बीच हो सकता है, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है। जो कोण आएगा हम वही लेंगे। मतलब अल्फा के कोण से cos अल्फा sin अल्फा तो धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन P सदैव धनात्मक रहेगा। डन। चलिए तो बात करते हैं इस पर भी स्थित एक सवाल के बारे में। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी 4 है और धन अक्ष तथा लंब के बीच का कोण 15 डिग्री है। आपको शायद 15 डिग्री के मान नहीं याद होंगे, याद भी नहीं होने चाहिए, कौन करेगा इतने। आपको बोला है कि ये जो लांबिक दूरी है ना, ये वाली O से M, ये 4 है। तो अपन ने लिखा कि भाई साहब पहले जो OM दूरी है जिसे अपन P कहते थे वो 4 के बराबर है और X अक्ष तथा लंब के बीच का कोण 15 डिग्री है। मतलब जो अल्फा है वो 15 डिग्री है। अल्फा कोण कितना, 15 डिग्री। तो समीकरण क्या है, x cos अल्फा x sin अल्फा, यही है ना समीकरण। क्या है, समीकरण आ जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। तो समीकरण मिला x cos 15 प्लस y sin 15 बराबर p। ऐसा कुछ। x cos 15 का मान कैसे निकाले, y sin 15 का मान कैसे निकाले, तो शायद आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। cos 15 का जो मान होता है वो होता है √3 माइनस या प्लस 1/2 √2 और sin 15 का मान जो होता है वो होता है √3 माइनस 1/2 √2। ठीक। अब कैसे निकालें, cos 15 निकालने के लिए इसे लिख सकते हैं 15 को 45 माइनस 30, मतलब cos 45 माइनस 30। अब cos a माइनस b का सूत्र लगा दिए जो कि होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। वैसे इसे लिखेंगे तो sin 15 माइनस 30, ये होगा sin 15, यह sin 15 नहीं sin 45 माइनस 30, sin 45 माइनस 30 मतलब sin a माइनस b, sin a माइनस b का मतलब है sin a cos b माइनस cos a sin b, इसीलिए यहां माइनस है यहां प्लस है। बस तो समीकरण समाप्त। x √3 प्लस 1/2 √2 प्लस y √3 माइनस 1/2 √2 बराबर 4। अब ये सर √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 का क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। जवाब जो है वो ऐसा ही आएगा, √3 प्लस 1 गुणा x प्लस √3 माइनस 1 गुणा y, 4 √2 का अगर मैं 4 का 2 √2 में गुणा करूंगा तो 8 √2, और ये फाइनल समीकरण है। यहां x और y के आगे जो लिखा है वो संख्याएं होनी चाहिए। √3 माइनस 1 भी एक संख्या है, √3 प्लस 1 भी एक संख्या है। तो इस तरह से ये प्रश्न समाप्त होता हुआ। इस पर अपन बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में देखने वाले हैं। खैर, तो हमने रेखा के भिन्न भिन्न रूप आज पढ़े हैं। बात करेंगे उदाहरण नंबर 12 की। फ़ारेनहाइट ताप F और परम ताप K एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। हमें पता है K का मान 243 जब F का मान 32, K का मान 343 जब F का मान 212
तो k को f के पदों में व्यक्त कीजिए तथा f का मान निकालिए जब k बराबर 0 है। मतलब आपको ऐसा मानना है कि k का मान, ठीक है, अच्छा f और k यहां पर दो चर है ना, f का मान कुछ भी हो सकता है, k का मान कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है समय के साथ। अब अगर ये चर हैं तो इन दोनों में एक समीकरण होगा जिसे रैखिक समीकरण करके लिखा हुआ है प्रश्न में। और अगर ये एक रैखिक समीकरण लिखा हुआ है तो आपको दो बिंदु भी दिए हैं उस समीकरण के क्या बिंदु दिए हैं कि अगर मैं पहला बिंदु k1, f1 बोलूं तो k1, f1 है 243 या 247, 32। दूसरा जो बिंदु है वो k2, f2 है। अब k2, f2 का मतलब है 373 और 210। मतलब यूं मान लो कि अगर ये एक रैखिक समीकरण मतलब एक रेखा पर स्थित है तो दो अलग अलग बिंदु रेखा के आपको मिल गए। अगर रेखा के दो अलग अलग बिंदु आपको मिल गए तो क्या आप बिंदु प्रवणता रूप से या क्या आप दो बिंदु रूप से इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं जिसमें y की जगह आप f का मान लिखेंगे और x की जगह आप k का मान लिखेंगे। ठीक है क्या? आप y की जगह f का मान लिखेंगे, k की जगह x का मान लिखेंगे। तो अगर मैं यहां से दो बिंदु रूप से समीकरण निकालता हूं, किससे? क्योंकि यहां दो बिंदु दिए हैं, दो बिंदु रूप से समीकरण। किसी के दिमाग में यह प्रश्न आया कि सर फिर k बराबर 0 का मतलब क्या है? तो k बराबर 0 का इतना ही मतलब है कि समीकरण निकालने के बाद जब k का मान 0 हो तब f का मान कितना होगा यह पता करना है। तो क्या मैं लिख सकता हूं y की जगह f लिखा जाएगा तो f माइनस f1 बराबर f2 माइनस f1 k2 माइनस k1 बटा k माइनस k1। इतनी चीजें होनी चाहिए जहां पर f की जगह मतलब दो बिंदु रूप में आप f की जगह y लिख सकते थे और k की जगह या x की जगह k लिख सकते हैं। इतनी सी बातें फटाफट इसे हल करके देखिए। k माइनस k1, ठीक, क्लियर अभी तक? क्यों ऐसा क्यों किया गया है मैं इसको लिख देता हूं, आप लोगों का भरोसा कुछ है नहीं। y माइनस y1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 और यहां x माइनस x1। अब चूंकि यहां x और y की जगह k और f थे इसीलिए x1 की जगह k1, y1 की जगह k2 या f1, ऐसी चीजें अभी चल रही है। f की जगह आपने y माना है या y की जगह f माना है, x की जगह k माना है। तो 1 बाय 1 वैल्यूज रखते हैं यार। f माइनस f1 मतलब 32, वाओ। f2 210 माइनस f1 32, k2 273 373, k1 273, ऐसा। और k माइनस k1 कितना है? k1 273 है, बिल्कुल 273 है, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है यार ये तो। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? अगर इतना क्लियर है तो मैं ऊपर वाले को नीचे वाले को हल करने की कोशिश करूंगा। तो f माइनस 32 बराबर 210 में से 32 अगर जाते हैं तो अगर 210 में से 32 चले गए, 210 f का मान था, अच्छा 212 था ना, 210 नहीं, f का मान 212 है। 210 अपन ने गलत लिख लिया, f का जो मान है वो कितना है? 212। तो f का मान 212 होना चाहिए 210 की जगह। क्लियर है क्या? है ना? f का मान 212 और यहां पर भी 212। तो 212 में से 32 गए, 12 में से 12 गए, 20, 200 में से 20 गए, 180 और यहां बच गए 100। k माइनस 273। तो f माइनस 32 तो अभी f माइनस 32 है, इसको चिंता की कोई बात नहीं है। f माइनस 32 बराबर 180, 10 से 10 कट गए, 9 बटा 5, तो 9 बटा 5 k माइनस 273। यह आपका f तथा k में एक समीकरण है। चाहो तो इतना लिख के छोड़ दो, चाहो तो सरल कर लो, मतलब कर सकते हो तो कर लो, चिंता की कोई बात नहीं है। किताब में सरल वरल करके ही दिया होगा तो अपन भी सरल कर लेते हैं।
माइनस 5 गुणा 32 बराबर 9k माइनस 9 गुणा 273। बड़ा पंगा है यहां पर, तो ठीक है करते हैं। 5f बराबर या 5f 32 गुणा 5 गुणा 30 150, 2 गुणा 5 10, तो ये मेरे हिसाब से आना चाहिए 160। बाकी आप चाहें तो आपके हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस 9 3 27, 2 बचे, 9 7 63 और 2 65 बचे 6, 9 दूनी 18 और 6 24। ओ भाई साहब, 5f बराबर 9k माइनस 24 57 प्लस 160, ये आपका समीकरण होना चाहिए। ठीक है, तो अपन इस समीकरण को यही लिख देते हैं, 5f बराबर 9k माइनस 24 57 में से 160 घटाए जाए तो 7 में से गए 0 तो बचे 7, उसके बाद 5 में से गए 6 तो बचा 9, है ना, 15 हो चुके थे। फिर बच गए थे 3 में से गया 1 तो 2 और यहां बचा 2। तो ये आपका f और k में एक समीकरण है। अब आपसे पूछा गया कि f का मान ज्ञात कीजिए जब k बराबर 0 है, तो आपने k का मान 0 रख दिया। 5f बराबर माइनस 2297 या f बराबर माइनस 2297 बटा 5, और यही आपका जवाब है। अब जो भी सरल करके आए, फिनिश। तो इस तरह से आपने इस प्रश्नावली को भी या इस उदाहरण वाली चीज को भी, रेखा के भिन्न भिन्न समीकरण को भी सरल कर लिया है। आप चाहें तो एक बार पूरे कैलकुलेशन को देख सकते हैं। उम्मीद है कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डन है, चलो यार, तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के इस अध्याय की समाप्ति की। तो यार आज के अध्याय की समाप्ति के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो हो चुका। अगर आप इन लेक्चर्स को YouTube पर देख रहे हैं तो वहां पर आप प्रॉपर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर जाइए। वहां पर आप CBSE हिंदी माध्यम सिलेक्ट करके कक्षा 11वीं सिलेक्ट कीजिए। गणित विषय दिखेगा, उसको क्लिक करना है। गणित विषय को क्लिक करने के बाद नीचे जाकर बहुत सारे चैप्टर्स आपको दिखेंगे। यहाँ फोटो देख लेना गणित का, ठीक है। तो किसी भी एक चैप्टर पे क्लिक किया, मान लीजिए अपन ने इसी चैप्टर पे क्लिक किया, ठीक है, सरल रेखा। तो सरल रेखा के जितने भी वीडियोस हैं जिसमें सरल रेखा पूरी कवर हो चुकी है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वहां लिखे हैं। किसी भी एक वीडियो पर क्लिक करेंगे, आपको सारी चीजें यहाँ ऑटोमेटिक चलते हुए दिख जाएगी बिना किसी परेशानी के। बस यार, तो बाकी आपको पता ही यार कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक पूरी कहानी बिल्कुल मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। और आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप हिंदी माध्यम वाले राज्य से हो तो आपको ये कंटेंट पूरी तरह से सही है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।